तो नेशन व्यू में सबसे पहले बात करते हैं न्यूज नेशन और न्यूज नेशन के दर्शकों द्वारा चलाई गई मुहिम की, जिसमें आप भी भागीदार बने और आज जिस मुहिम के चलते ही गीता की वतन वापसी हुई है। 13 साल बाद गीता को वतन की सरजमी पर कदम रखने का मौका मिला। गीता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। गीता की पीएम मोदी से ये मुलाकात प्रधानमंत्री आवास 7RCR में हुई। इस मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद रहीं। इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता के सर पर अपना हाथ रखते हुए आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। पीएमओ ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर की। गीता आज सुबह करीब 10:30 बजे दिल्ली पहुंची। उनके साथ कराची से ईदी फाउंडेशन के 5 लोग भी हिंदुस्तान आए थे। तेरह साल बाद एक बेटी पाकिस्तान से अपने वतन लौटी, लेकिन उसकी तलाश अभी भी पूरी नहीं हुई है। गीता का परिवार कौन है, उसके अपने कौन है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि जो महतो परिवार गीता को अपनी बेटी होने का दावा कर रहा था, दरअसल गीता ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया है। न्यूज नेशन की मुहिम रंग लाई। गीता को मुल्क मिल गया, लेकिन मां अभी तक नसीब नहीं हुई। गीता का परिवार कौन है, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। कयास लगाए जा रहे थे कि गीता बिहार के महतो परिवार की बेटी है। कराची में गीता ने जब परिवार का फोटो देखा था तो उसने अपने भाई बहनों को पहचानने की बात कही थी, लेकिन हिंदुस्तान आने के बाद जब गीता का महतो परिवार से आमना सामना हुआ तो उसने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। जब हमने महतो दंपति को और 3 भाई भी आए थे, उनको गीता के सामने किया, तो अभी गीता उन्हें पहचानने से इनकार कर रही है। वो कह रही है कि ये मेरे माता पिता नहीं हैं। वैसे महतो परिवार के दावे पर सवाल उस वक्त से भी उठने लगे थे जब उन्होंने दावा किया था कि गीता की शादी हो चुकी है और उसका बच्चा भी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री ने भी बच्चे वाली थ्योरी को खारिज कर दिया। बच्चे वाली और वो उसको उसने सिरे से नकारा है। वो ये कहती कि मेरी कभी शादी नहीं हुई, मेरा कोई बच्चा नहीं है, और जब मैं गई थी तो मैं बहुत छोटी थी, इसलिए शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसने वो वहां भी नकारा था, लेकिन यहाँ आकर भी उसने बिल्कुल पूरी तरह से नकारा है उस बात को। मामला उलझ गया है और अब डीएनए टेस्ट के जरिए इस पेच को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। महतो परिवार और गीता के ब्लड सैंपल ले लिए गए हैं। एक वैज्ञानिक आधार माता पिता को सौंपने से पहले होना चाहिए, और वो सबसे बड़ा आधार होता है डीएनए टेस्ट। तो हमने महतो दंपति को बुलाया और कहा कि आप डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड दे दीजिए। उन्होंने डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड दे दिया, और आज जब गीता यहाँ आई तो गीता से भी हमने कहा कि आप सबसे पहले ब्लड का सैंपल दे दीजिए, क्योंकि डीएनए टेस्ट मैचिंग जरूरी है। गीता महतो परिवार को पहचानने से इनकार कर रही है, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा? गीता से ये सवाल पूछा गया था, लेकिन इस मामले में विदेश मंत्री ने दखल देते हुए ये जवाब दिया। तो इसका जवाब नहीं दे सकती। मैंने कहा कि डीएनए टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा होगी, पर तब हम उसको ये कह सकते हैं कि बेटा जो वैज्ञानिक आधार है वो गलत नहीं हुआ करता, और इसलिए तुम याद करो। फिर हम उनको दोबारा बैठाएंगे आमने सामने, कुछ पुरानी चीजें याद करवाएंगे, कुछ और लंबा करेंगे, क्योंकि आज तो थोड़ी सी कन्वर्सेशन हुई है। गीता वतन वापस आ गई है, लेकिन उसकी तलाश अभी अधूरी है। गीता का परिवार कौन है, सब इसका जवाब जानना चाहते हैं। कई सवालों के बीच सबसे पहले सबको इंतजार है डीएनए टेस्ट के रिजल्ट का। केएम शर्मा, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो पाकिस्तान से गीता की रुखसती हुई, गीता हिंदुस्तान आई। हिंदुस्तान में तो खुशियां आई हैं, लेकिन जिस तरह से हिंदुकुश में धरती कांपी और आधे हिंदुस्तान समेत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी हिल गए, तो नतीजा ये रहा है कि पाकिस्तान में जलजले से 100 लोग उसकी चपेट में आ गए हैं। हालांकि हिंदुस्तान में सोमवार को आए भूकंप के बड़े झटकों से दहशत तो हुई, लेकिन नुकसान कम हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक अफरा तफरी मच गई। क्या शहर, क्या गांव और क्या कस्बे, हर तरफ ऐसे लोग दौड़ते भागते हैरान परेशान नजर आए। सिर्फ 120 सेकंड के लिए धरती हिली, और धरती के अंदर इस हलचल ने 3 देशों को दहशत में धकेल दिया। सोमवार दोपहर तकरीबन 2:30 बजे धरती हिली और लगातार 120 सेकंड तक चले इस कंपन ने हर उस इलाके में अफरा तफरी मचा दी जो भूकंप की जद में आया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.5 मापी गई है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी तीव्रता 8.1 बताई गई।
भूकंप का केंद्र हिंदुकुश बताया जा रहा है, जो कि अफगानिस्तान में दिल्ली, बिहार, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्य भूकंप के झटकों से सहम उठे। भूकंप के चलते पाकिस्तान में भी जानमाल का नुकसान हुआ। जानकारों की माने तो ये भूकंप बेहद शक्तिशाली था। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 200 किलोमीटर नीचे तक था। भूकंप के तेज झटके लगते ही हर कोई परेशान उठा। लोग अपनी सलामती के लिए इधर उधर भागने लगे, जिसे जहां सुरक्षित जगह मिली उधर दौड़ पड़ा। मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी में या कई लोगों की जिंदगी में पहला इतना ज्यादा लॉन्ग टाइम वाला ये भूचाल आया है, जिसकी वजह से तमाम जमीन धरती जो है ना वो हिल गई है। और वो पुरानी याद ताजा होगी जो 2008 में आया था जी। कुछ ऐसी ही तस्वीरें पाकिस्तान में भी दिखी, जहां स्कूलों से छोटे छोटे बच्चे बाहर की तरफ दौड़ते नजर आए। अफगानिस्तान में एक स्कूल में भूकंप के चलते हुई भगदड़ में 18 मासूमों की मौत हो गई। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भूकंप से हुए नुकसान पर प्रधानमंत्री ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आए भीषण भूकंप के बारे में सुना। इसका असर हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में भी देखा गया। मैं सबकी सुरक्षा की प्रार्थना करता हूं। हमने इस भूकंप से हुए नुकसान का आकलन मांगा है और हम किसी भी किस्म की मदद के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ दुर्गम इलाकों में भूकंप तेज था, लेकिन इन इलाकों से अभी तक खबरें सामने नहीं आ पाई हैं और इन खबरों के सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि कुदरत का ये कहर इंसान पर कितना भारी पड़ा। टीम न्यूज नेशन। और आइए अब आपको भूकंप की दहशत की तस्वीरें दिखाते हैं, जब लोग डर के मारे घर और ऑफिस से बाहर निकल गए। राजधानी दिल्ली में एहतियातन मेट्रो के पहियों को थाम दिया गया, क्योंकि ये जो भूकंप था न सिर्फ इसे बहुत देर तक महसूस किया गया, बल्कि इसके झटके काफी ज्यादा डराने वाले थे। इस जलजले से कहीं मकानों में दरारें पड़ गई तो कहीं कार को नुकसान हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली की लाइफलाइन बन चुकी मेट्रो की रफ्तार भी भूकंप ने थाम दी। मेट्रो का पहिया रुक गया और लोग परेशान होने लगे। पहले तो किसी को समझ नहीं आया कि आखिर मेट्रो क्यों रुकी है, लेकिन जब लोग बाहर निकले तो माजरा समझ गए। भूकंप की दहशत लोगों के चेहरे पर साफ देखी गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं, मेट्रो रुक गई है और लोग इकट्ठा हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मेट्रो सेवाएं लगभग आधे घंटे के लिए बंद हो गई थी। भूकंप के आने से एक घर में लगी झालर भी हिलने लगी। पंखा भी काफी देर तक इसी तरह हिलता रहा। दिल्ली में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। पूरी दिल्ली भूकंप से हिल चुकी है और जो लोग हैं वो दफ्तरों से बाहर आ रहे हैं, घरों से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि भूकंप के झटके काफी ज्यादा तेज थे। तमाम दफ्तरों से लोग बाहर की तरफ आकर खड़े हो गए हैं। कितनी देर तक भूकंप महसूस किया आपने? काफी देर तक कंटिन्यू 3-4 मिनट तक कंटिन्यू आ रहा था भूकंप। आप भी भूकंप महसूस किया? जी जी जी। कौन से फ्लोर पर थे आप? 4th फ्लोर में। वो कैसा क्या लग रहा था उस समय? बहुत जबरदस्त हिल रहा था। पूरी बिल्डिंग हिल रही थी, जो हमारे ऊपर फोटो फ्रेम, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ हिल रहा था। यह भूकंप कितना शक्तिशाली था उसे इस तस्वीर के जरिए समझा जा सकता है। ये तस्वीरें कश्मीर की हैं। किसी के घर में दरार पड़ गई तो कहीं पेड़ गिर गया। यहाँ एक पेड़ गिरने से कई कारों को नुकसान पहुंचा है। लखनऊ शहर में अफरा तफरी का माहौल है। आप देख सकते हैं कि आप बिल्डिंग्स के जो फ्लोर्स पर आप देख सकते हैं कई सारे जो लोग ऑफिस में काम कर रहे थे वो लोग बाहर निकल आए हैं। और इसके जो ग्राउंड फ्लोर पे भी आप देख सकते हैं जो जहां पार्किंग है वहां भी सभी जो ऑफिस में जो एम्प्लॉय काम कर रहे थे वो बाहर निकल आए हैं। अपना ऑफिस का डेली रूटीन वर्क जो भी हमारा है वो हम लोग कर रहे थे। कस्टमर विजिट चल रही थी, कैश काउंटर पे कस्टमर खड़े हुए थे। अचानक पंखा उनका हिलने लगा, टेबल पे हिलने लगी। हम लोग दौड़ के देखे क्या हो रहा है, सारे स्टाफ को बाहर किया तो ये झटके महसूस हुआ। हालांकि कपल ऑफ सेकंड के लिए था वो, उसमें लैपटॉप में मैं काम कर रहा था। तब तक मेरे कोलीग आए। मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे कुछ वीकनेस इसके वजह चक्कर आ रहा है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं भूकंप आया, प्रशांत जल्दी आओ। तो वहां बिल्कुल दहशत का माहौल था। कोई दफ्तर से बाहर निकला तो कोई घरों से। सबके चेहरे पर मुसीबत साफ देखी जा रही थी। टीम न्यूज नेशन। गनीमत ये रही कि जलजले ने हिंदुस्तान में डराया लोगों को जरूर, हिलाया जरूर इमारतों को, लेकिन नुकसान नहीं हुआ।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार चुनाव की, जहां पर लगातार चुनावी पारा गर्म हो रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैली में महागठबंधन पर तीखा हमला बोला और आरक्षण के मुद्दे पर भी पीएम मोदी का आक्रामक रुख देखा, या फिर यूं कहिए कि आरएसएस की तरफ से दिए गए बयान पर मोदी बचाव की मुद्रा में आज आरक्षण के मुद्दे पर प्रतिज्ञा लेते हुए नजर आए। आप एक गठबंधन कैसे? बिहार में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर तीखे प्रहार किए। आप जो कंप्यूटर देने की बातें करते हो, बिहार के नौजवानों को पूरी तरह पता है कि आपके कंप्यूटर में तो लालू वायरस लगा हुआ है। लालू वायरस आपके कंप्यूटर में लालू वायरस चिपका हुआ है और वो लालू वायरस के कारण जंगल राज, अपराध, महिलाओं का उत्पीड़न, अपहरण, यही उसमें से निकल रहा है। और इसलिए ये लालू वायरस वाला कंप्यूटर बिहार के नौजवानों को नहीं चाहिए। आरक्षण पर मचे बवाल को लेकर भी प्रधानमंत्री खुलकर बोले। लालू जी, नीतीश जी, सोनिया जी और भी कुछ राजनीतिक दल वो क्या करने जा रहे हैं आपको मालूम है? मैं दलितों को पूछता हूं, मैं महादलितों को कहता हूं, मैं पिछड़ों को कहता हूं, अति पिछड़ों को कहता हूं, एक पाप की योजना बना रहे हैं लोग। पाप की योजना, आपका आरक्षण में से 5% छीनने का षड्यंत्र ये सारे लोग कर रहे हैं। मैं चेतावनी देता हूं। उधर मोदी पर हमलावर लालू ने बीजेपी को जादू टोना पार्टी बताया, तो साथ ही पीएम मोदी की जाति को लेकर भी सवाल उठाए। ये जो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, अब इनको ये जादू टोना का जो बात करता है, ये सब वही पार्टी है, ये बीजेपी। अब भाजपा हवा निकल गया इनका, मोदी का हवा निकल गया, अब चिचियाते रहे। उन्होंने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी पिछड़े समाज के हैं, इसलिए लालू और नीतीश उनके पीछे पड़ गए। अरे बेचार का शरीर पिछड़ा है, कौन जात है उसका कोई पता है? बिहार चुनाव में 2 चरण का मतदान खत्म हो चुका है और 3 चरणों की वोटिंग अभी बाकी है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बीत रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं की जुबान तीखी होती जा रही है। रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। यूं ही नहीं कहा जाता कि बिहार के मिजाज कुछ अलग होते हैं और राजनीति यहाँ कुछ हटकर की जाती है। देखिए ना, विकास की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज आरक्षण को बचाए रखने की कसम खाने पर उतारू हो गए हैं बिहार के चुनाव में। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीखे हमले हुए तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार और कांग्रेस ने पलटवार करने में जरा भी देरी नहीं लगाई। मैं कुछ दिन पहले कहा था कि कुछ दिन बिहार में रहिए, तो आजकल रोज बिहार में रह रहे हैं और बिहार के लोगों को मौका मिल रहा है उनको जानने और समझने का, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के 14 महीने बाद तो बिहार आए। अब तक तो उनके सारे मंत्री किस तरह के शब्दवाली इस्तेमाल कर रहे थे, प्रधानमंत्री भी उन शब्दों का इस्तेमाल करने लग गए हैं। गरिमा, एक प्रदेश के इलेक्शन में प्रधानमंत्री अपनी गरिमा गिराए और उस प्रधानमंत्री की गरिमा गिराए, बड़ी दुख की बात है। मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम के पुराने साथी छोटा राजन को इंडोनेशिया से गिरफ्तार कर लिया गया है। छोटा राजन को इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के बाद गिरफ्तार किया गया और अब सीबीआई उसे जल्द से जल्द भारत लाने की तैयारी में जुट गई है। राजेंद्र सदाशिव निखलजे उर्फ छोटा राजन, अंडरवर्ल्ड की दुनिया का मोस्ट वांटेड डॉन, जिसे इंडोनेशिया की पुलिस ने धर दबोचा है। छोटा राजन को इंडोनेशिया के बारी से गिरफ्तार किया गया है। उसे इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस पर गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्रालय ने भी छोटा राजन की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। जानकारी जो प्राप्त हुई है कि बाली में, इंडोनेशिया में छोटे राजन की गिरफ्तारी हुई है। मैं समझता हूं कि अब उसके बारे में
पूरी तरह से आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वह आवश्यक कार्रवाई भारत सरकार करेगी। बताया जा रहा है कि छोटा राजन को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से बाली पहुंचा था। बाली पुलिस के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई पुलिस से मिली एक गुप्त सूचना के आधार पर इंडोनेशियाई अधिकारियों ने उसे बाली के एक मशहूर रिजॉर्ट में जाते हुए हिरासत में लिया। हमें रविवार को हत्या के एक मामले में रेड कॉर्नर नोटिस के बारे में कैनबरा पुलिस से सूचना मिली थी। हमने एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। फिर हमें पता चला कि यह शख्स भारत में 15-20 हत्याओं को अंजाम दे चुका है। बाली पुलिस इंटरपोल और भारतीय अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए है और निखलजे को जल्द ही भारत भेज दिया जाएगा। सितंबर महीने में ही इंटेलिजेंस एजेंसियों की पैनी नजर छोटा राजन पर थी। ये साफ होने पर कि वो फेक आईडी से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, जांच एजेंसियों ने उसकी गिरफ्तारी का प्लान बनाया और जैसे ही वो बाली आया जाल बिछाकर उसे दबोच लिया गया। खुफिया एजेंसियों को छोटा राजन की तलाश करीब 20 साल से थी, लिहाजा गिरफ्त में आए इस अंडरवर्ल्ड डॉन को भारत लाने की तैयारी तेज हो गई है। भारतीय अधिकारी इंटरपोल के संपर्क में हैं और सीबीआई उसे हिंदुस्तान डिपोर्ट कराने के लिए जरूरी तैयारियों में जुट गई है। भारत और इंडोनेशिया के बीच पहले से ही एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन हो चुकी है और बहुत मुमकिन है कि इस समझौते के तहत छोटा राजन को हिंदुस्तान लाया जाए। सारा केस तो मुंबई पुलिस के माध्यम से ही चल रहा है और सीबीआई जो है, क्योंकि हमारा देश में ये इंटरपोल का ये नोडल एजेंसी है, तो सारा कार्रवाई अभी सीबीआई के तरह से ही होगा। कैसे डिपोर्ट करेंगे सर? डिपोर्टेशन वो तो सीबीआई प्रोसेस करेंगे। सीबीआई इज द नोडल एजेंसी ऑफ द होल केस। 55 साल का छोटा राजन 2 दशक से भारत से बाहर है। 1995 में इंटरपोल ने उसे मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया था। एक समय छोटा राजन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ काम करता था, लेकिन 1993 में मुंबई बम धमाकों के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। बड़ा राजन के बाद वो दाऊद के लिए काम करना शुरू किया, लेकिन दाऊद और छोटा राजन के बीच जो झगड़े थे, जो खटपट हुई थी, जिसके बाद वो 1995 से वो लापता घोषित कर दिया गया और इंटरपोल जो है वो छोटा राजन के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दी। खुद तिलक नगर पुलिस स्टेशन में छोटा राजन के ऊपर तकरीबन 11 मामले जो हैं हत्या के प्रयास और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के, इस तरह के तमाम मामले जो हैं वो छोटा राजन पर जो हैं वो लिस्टेड हैं। 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट के समय दाऊद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के करीब हो गया। इससे दाऊद और छोटा राजन की दूरियां बढ़ गई। दोनों के बीच दूरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सितंबर 2000 में दाऊद ने बैंकॉक में छोटा राजन पर हमला कराया। हालांकि राजन इस हमले में बच गया, लेकिन इसके बाद दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और दोनों के बीच कई बड़ी गैंग वॉर भी हुई। टीम न्यूज नेशन। तो कैसे वाकई कामयाबी के तौर पर देखा जाए या फिर आना दाऊद था, तो छोटा राजन का आना वाकई में कितनी बड़ी कामयाबी है और क्या उससे भारत लाया भी जा सकेगा? और सवाल ये भी है कि क्या छोटा राजन की वाकई में टिप ऑफ से गिरफ्तारी हुई है या फिर खुद छोटा राजन अपने लिए दाऊद से बचने की जगह और सुरक्षित आशियाना तलाश रहा था? बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इस बीच दिवाली से पहले पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन का तोहफा मिलता दिख रहा है, जो एक अच्छी खबर है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज इसका ऐलान भी कर दिया। रक्षा मंत्री के मुताबिक बिहार चुनाव के तुरंत बाद 1 रैंक 1 पेंशन पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सरकार ने 5 सितंबर को 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ था। पूर्व सैनिक लंबे समय से OROP की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे। बाद में पूर्व सैनिकों ने इसके लिए सरकार पर दबाव बनाते हुए भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया। हालांकि 1 रैंक 1 पेंशन के जो अभी मौजूदा स्वरूप है उससे तमाम सैनिक जो है पूर्व सैनिक खुश नहीं है। इलेक्शन होने के बाद में वंस इलेक्शन कमीशन कोड पीरियड गेट्स ओवर, द नोटिफिकेशन शुड कम इन अ फ्यू डेज। कोशिश करूंगा दिवाली के पहले करने। तो ये थी देश और दुनिया की हर खबर नेशन व्यू में। आप देखते रहिए न्यूज नेशन।